शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये सामने एक पिक्चर बता रहा हूँ मैं, शायद समझ में आ रहा होगा। ये एक रैबिट है, खरगोश है, वो फंसा हुआ है। उसकी टांग जो है फंदे में फंसी हुई है, जाल में फंसी हुई है। जो शिकारी लोग होते हैं वो इस प्रकार से फंदा बना करके और ऐसे भोले भाले निरीह जीवों को फांस लेते हैं। एक और भी पिक्चर मैंने कवर की है, उसमें एक खरगोश फंसा हुआ है और दूसरा जो उसका साथी है वो बेचारा बाहर बैठ के विचार कर रहा है कि किसने फंसा दिया है इसको। ये इस तरह की ये फंसा हुआ है, ये फंदा है, ये जाल खरगोश को फंसाने का। या कई प्रकार के जीव, तीतर को भी मारने के लिए फंसाते हैं। ऐसे कोई भी छोटे मोटे जीव होते हैं जंगलों के अंदर, लोमड़ियाँ वगैरह होती है या सियार होते हैं, उनको फंसाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए फंदे बनाते हैं लोग ऐसे। ये कानूनी रूप से ये अपराध है और ऐसे लोगों को अगर हम रंगे हाथों पकड़ते हैं तो उनको सजा मिल सकती है। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आज का हमारा मैटर है, आज की पोएम का विषय वस्तु है। ये खरगोश फंसा हुआ है, इसकी टांग फंदे में फंस गई है, अभी निकल नहीं पाएगा और शिकारी या जिसने इसको फंसाया है वो उसको पकड़ के जैसा भी उसके साथ में बुरा बर्ताव करना है उसको वो करेगा। ज़्यादातर शिकारी लोग इस प्रकार से मांसाहारी होते हैं और वो उनको मांस के लिए भी पकड़ते हैं। ये हमारी आज की पोएम का चित्र था। पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, लेसन 16 है ये। अभी पोएट्री का सेक्शन चल रहा है, हमने 4-5वीं पोएम ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। लेसन 16 है, द स्नेयर। स्नेयर में जाल, जीवों को फंसाने का जाल जो होता है, फंदा, उसको स्नेयर बोलते हैं। स्नेयर, द स्नेयर। पोएम का नाम ही स्नेयर है। ये पोएम जो है स्टीफन लिकॉक ने लिखी है, जेम्स स्टीफन ने पोएम लिखी है। इसका चित्र भी बाद में बताऊंगा मैं। जेम्स स्टीफन का बड़े प्रसिद्ध पोएट है हुए हैं। ये पोएम है, 4 स्ट्रेंजा है इसकी। पोएम जेम्स स्टीफन ने लिखी है। ये जेम्स स्टीफन का पिक्चर है। ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट है। इंग्लैंड के अंदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये 3 भाग है। तो आयरलैंड का रहने वाला है आयरिश नॉवेलिस्ट जेम्स स्टीफन्स। ये दिख रहा होगा, ये ब्रिटिश है, अंग्रेज है। जेम्स स्टीफन्स ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये फोटो है, ये भी शायद इनके पिता के साथ का है। ये उनका लाइफ का है पूरा, 1880 से लेके 1900 तक का कुछ है, हम उसको आगे देखेंगे। जेम्स स्टीफन्स वाज एन आयरिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट। अब नहीं है वो। 1950 में उनकी डेथ हुई। 1880 में पैदा हुए, 20 और 50 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जेम्स स्टीफन वाज एन आयरिश नॉवेलिस्ट, आयरलैंड के नॉवेलिस्ट थे, एंड ए पोएट आल्सो। विकिपीडिया में दिया हुआ है। 9 फरवरी 1880 को पैदा हुए, डबलिन आयरलैंड में, डबलिन नाम का स्थान है, वहाँ पैदा हुए। और उनकी डेथ हुई 26 दिसंबर 1950 लंदन में, जो कि यूके में है। ये इनके बारे में उनकी जीवनी है और उनका थोड़ा जो कार्य है उसका है। हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम, जैसा हमारा हमेशा की आदत है, हमें कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है तो उसको सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि वो क्या है, उसमें कंटेंट क्या है। अबाउट द पोएम, जेम्स स्टीफन्स ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ डबलिन। ये जो पोएट है ये बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, स्लम्स ऑफ डबलिन में पैदा हुए, झुग्गी झोपड़ियों में। एंड वर्कड एज ए स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफी एक कला होती है जिसमें आदमी एक अलग लिपि में लिखता है बड़ी स्पीड में। अधिकतर ऑफिसर के साथ जो क्लर्क होते हैं वो स्टेनोग्राफर होते हैं। एक प्रकार की राइटिंग स्टाइल होती है स्टेनोग्राफी। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, शुरुआत में उन्होंने स्टेनोग्राफी की। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। थोड़े दिनों बाद में उन्होंने वो स्टेनोग्राफी छोड़ दी और वो असिस्टेंट क्यूरेटर बन गए डबलिन में। क्यूरेटर एक पद होता है संग्रहालय में या जूज में, जू अजायब घर या पशु पक्षी जहाँ पर रखते हैं अजायब घर,
उसमें वो क्यूरेटर के पद पर थे, असिस्टेंट क्यूरेटर। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन गैलिक आर्ट, एक कला है, लीजेंड्स, प्राचीन कथाएं, लिटरेचर एंड कल्चर, साहित्य और संस्कृति में उनका काफी गहरी रुचि रही है, डीप इंटरेस्ट रहा हुआ उनका। गैलिक आर्ट एक कला है उसमें, और प्राचीन कथाएं, लीजेंड्स, जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं उनको लीजेंड्स बोलते हैं, उनमें उनकी रुचि रही है। स्पेशली उनका जो एरिया है वो उसमें रहा है। द पोएम विच वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक रेबिट को बताती है, खरहा, खरगोश के बारे में चित्रण करती है, रेबिट को चित्रण करती है। वो कहाँ है? इन ए स्नेयर, एक फंदे में फंसा हुआ है, स्नेयर, और बेचारा चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्राइंग आउट ऑफ पेन बिकॉज ही इज कॉट। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रेबिट, पोएट क्योंकि वो एक क्यूरेटर है, वो एक संग्रहालय में जहाँ पर ये जानवरों को रखाया था, अजायब घर जिसको बोलते हैं, वहां पर काम कर रहा था, किया उसने, तो पहचान सकता है वो, ही कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा जीव बोल रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस, शायद हम लोग खरगोश के चीखने की आवाज को नहीं पहचान पाए, क्योंकि हम नहीं जानते खरगोश की आवाज कैसी होती है। जो लोग रेगुलरली जानवर के बीच में रहते हैं या अजायब घर में रहते हैं, वो अलग अलग जीवों की बोलने की आवाज पहचान सकते हैं। तो वॉइस पहचान सकता है रेबिट की, वो क्यों आवाज आ रही है, क्यों चीख रहा है वो, बिकॉज ही इज विद पाव इनटू द स्नेयर, उसका पंजा, पाव फंस गया है उस रेबिट का, और वो चीख रहा है, क्राइंग आउट ऑफ पेन। द पोएट डिपिक्ट्स द सिचुएशन विद इफेक्टिव इमेजिंग, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको वहां पर कि वो फंसा हुआ है, जीव एक फंदे में फंसा हुआ है, उसकी कैसी हालत होगी, उसकी सिचुएशन कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी, उसकी कल्पना कर सकता है। एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, और उसका उसके प्रति दया का भाव है, सहानुभूति का भाव है, सिंपैथेटिक, दयालुता, सहानुभूति का भाव है कि बेचारा वो फंसा हुआ है उसके अंदर। और वो चूंकि वो क्यूरेटर है, वो जीवों की रक्षा करने के लिए अजायब घर में काम करता है, वो जीव के प्रति दया करता है। हम सभी को दया करना चाहिए, ऐसे निरीह सुंदर भोले वाले जीवों को क्यों मारे हम लोग, प्रकृति ने उनको हमें आनंद देने के लिए पैदा किया है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार होते हैं जिनको जीव की सुंदरता नहीं दिखती, उनको उनके अंदर जो मांस होता है वो दिखता है। तो ऐसे जो मांसाहारी लोग होते हैं वो जीवों के प्रति प्रेम नहीं रखते, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उनको तो केवल दिखता है कि इसको मारो और खाओ। तो ये जो भाव है, निर्दयता का भाव, इसके खिलाफ इस पोएट ने हमें लिखा है। इस पोएट की पोएम लिखने के पीछे उद्देश्य वही कि हमारा उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड। ये स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है, इसकी 4 अंतरा है, उसकी लास्ट लाइन को रिपीट कर रहा है वो, रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। जो अगला अंतरा शुरू होता है उसके पहले वो लास्ट लाइन जो पहले वाले अंतरे की वो रिपीट होती है। ये एक स्टाइल है, इसको आइम्बिक ट्रेटामीटर बोलते हैं, आइम्बिक ट्रेटामीटर। द फर्स्ट 3 स्टेंजास आर रिटन इन आइम्बिक ट्रेटामीटर विद ए स्ट्रेस एट द एंड। अंतिम लाइन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, दबाव डाल करके उसको वो बोलता है, विद ए स्ट्रेस एट द एंड, स्ट्रेस, फोर्स, दबाव। बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा। लेकिन उसका लास्ट स्टेंजा है उसके अंदर इस तरह का वर्णन नहीं होता, उसमें स्ट्रेस नहीं होता है, बस केवल साधारण रूप से उसका वर्णन किया होता है। लास्ट स्टेंजा में डिफरेंट होता है। एक वर्ड दिया है स्नेयर। स्नेयर का मतलब है नूज, फंदा, सिंबल ऑफ कैप्टिविटी। यहाँ पर ये एक प्रकार से किसी जीव को फांसने का जो वो उसका एक सिंबल है, उसका प्रतीक है कि हम किसी जीवों को बंद कर देते हैं। कन्फाइनमेंट, बंद करना, डिटेंशन, बंद कर देना, रोक लेना किसी को, लॉस ऑफ फ्रीडम, जहां उसकी आजादी समाप्त हो जाती है, फंदे में फंसा लेना है, उसको गुलाम बना लेना, किसी जीव को या मनुष्य को। तो यहाँ पर जीवों के फंदे में फंसाने को, जीवों को पिंजरे में बंद करने को
ये उसको एक अपराध माना गया है। कई लोग चिड़ियाओं को पिंजरे में बंद कर देते हैं, खरगोश को बंद कर देते हैं, तोते पालते हैं, वो इस प्रकार जीवों में, तो वो एक प्रकार से उनकी आज़ादी, उनकी फ्रीडम का लॉस है। हम जो उनकी प्राकृतिक जो उनकी आज़ादी है उससे हम उनको छीन लेते हैं। ये एक प्रकार से अपराध है, कानूनी अपराध है। आजकल तो जीवों को बांधना, बंद करना, पिंजरे में बंद करना, ये भी कानूनी अपराध है। उस पर सजा मिल सकती है, लॉस के अंदर उसकी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहले स्ट्रेंजा से। स्ट्रेंजा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा। इसमें उसको सुनाई दे रही, क्राई सुनाई दे रही, इसकी चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। आई हियर ए सडन क्राई, सडन क्राई ऑफ पेन, क्राई फुल ऑफ पेन। बहुत दर्द भरी आवाज है उसकी, जीव की, उसकी रैबिट की। और वो जो पोएट है वो जानता है कि देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। हर आम आदमी नहीं जा सकता, बट द पोएट नोज बिकॉज ही इज ए क्यूरेटर। वो देखभाल करने वाला रहा है जीवों की, तो वो जानता है कि एक रैबिट फंस गया है स्नेयर में, फंदे में फंस गया और वो बुरी तरह चिल्ला रहा है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, द क्राई इज कमिंग। लगातार वो चीख रहा है अगेन एंड अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। वो ये प्रश्न डाल रहा है हमारे ऊपर कि ये क्राई कहां से आ रही है। आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर द क्राई इज कमिंग। वो पिंजरे में बंद है, जाल में फंसा हुआ है, लेकिन वो जाल केवल एक ही जगह नहीं है, नॉट ओनली एट वन प्लेस। वो दुनिया भर के लिए कह रहा है, एक इमेजिनेशन है, एक मैसेज है, केवल एक खरगोश की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जो क्राई आ रही ना, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, कहां से आ रही है, ये सभी जगह से आ रही है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां से इन जानवरों की चीखने की आवाज नहीं आ रही। वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो चीख उसको पहुंच रही है और उसके दिल तक पहुंच रही है। ये मैसेज है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। और जैसे बताया मैंने कि लास्ट लाइन जो है ना, ये आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये दोबारा फिर अगले स्ट्रेंजा में जोड़ देते हैं वापस। यहाँ ये एक स्टाइल है उसकी, टेट्रामीटर, आई एम बिग टेट्रामीटर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। उस बात को दबाव डालने के लिए फिर कहता है इसी बात को, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि कहां से आवाज आ रही है, वो चीखने की आवाज कहां से आ रही है। उस बात को दबाव डालने के लिए ही इज कॉलिंग आउट ऑफ फॉर एड। एड मीन्स हेल्प। वो हेल्प के लिए पुकार रहा है हमें कि हम उसकी हेल्प करें, उसको पिंजरे से, उससे बाहर निकालें, जाल से। कि वो चीख रहा है, और केवल एक ही नहीं, दुनिया के सारे जीव चीख रहे हैं। दुनिया के सारे जीव जिनको फंदे में फंसाया जा रहा है, वो सभी कॉल कर रहे हैं। दे आर कॉलिंग फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और द क्राइंग इज ऑन द फ्राइटेंड एयर, द एयर इज ऑल्सो फ्राइटेंड। हवा के अंदर से जो हवा जिस आवाज को लेकर आ रही है, द एयर इटसेल्फ इज फ्राइटेंड। उसकी चीख से, उसके दर्द से हवा डर रही बेचारी। एंड मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। उस फ्राइटेंड एयर से सारी चीज डर रही है, दुनिया की हर चीज डर रही है। इतना डरावना दृश्य तैयार हो रहा है, इतना डरावना दृश्य बन रहा है ऐसे जीवों के साथ बुरा बर्ताव होने के कारण। अगेन द लाइन इज रिपीटेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। The same line is repeated in the next stanza, अगला स्टेंजा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, दुनिया की हर चीज को वो डरावना बना रही है, भयभीत हो रही है हर चीज। रिंकलिंग अप हिज फेस, वो कल्पना कर रहा है कि उसका जो फेस है दर्द से कैसा रिंकल कर रहा होगा उसके चेहरे पर, के भाव उसको दिखाई दे रहे हैं। रिंकलिंग, जब वो फंस गया है फंदे में तो उसके चेहरे पर कितना दर्द का भाव होगा। द पोएट कैन इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन, ए कॉमन पर्सन कैन नॉट इमेजिन। और हत्यारे लोग तो उसकी कल्पना कर नहीं सकते, उनके लिए तो मांस है। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं, पोएट जैसे लोग हैं, स्टीफन जैसे लोग हैं, दे कैन इमेजिन द पेन ऑन हिज फेस, अप हिज लिटिल फेस, as he cries again for aid. The rabbit is crying, bitterly crying for aid, but nobody is going for his aid. Nobody is going to make him free for his freedom. कोई प्रयास नहीं कर रहा उसको फ्री करने के लिए। दुनिया में कोई प्रयास नहीं हो रहा है उन मासूम निरीह जीवों को मुक्त करने के लिए। Is crying and I cannot find the place. मैं भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि कहाँ ऐसे जीवों को फंसाया जा रहा है। And I cannot find the place. अगेन स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस कर रहा है, मुझे भी वो स्थान नहीं दिख रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं जीव। वो जीव कहाँ से चीख रहा है, कहाँ से हमें आवाज लग रहा है, मानवता को आवाज लग रहा है कि इंसानों तुम जीवों के प्रति दया करो।
वो जगह उसको भी दिखाई दे रही है जहां उसका पंजा फंसा हुआ है। वेयर इज पाव इज इन द स्नेयर, वो जगह कौन सी है जहां उस जीव का पंजा उस फंदे में फंसा हुआ है, स्नेयर में फंसा हुआ है। एंड that rabbit is still crying in pain for help. और लास्ट में वो जो पोएट है ना वो उसको एड्रेस करता है, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, मेरे प्यारे छोटे बच्चे। लिटिल वन, लिटिल बोलते बच्चों को हम लोग, ओ लिटिल वन। उसको वो जो रैबिट है ना अपने बच्चे के समान दिखाई दे रहा है वो, बिकॉज द पोएट लव्स दैट एनिमल, द पोएट लव्स दैट रैबिट। वो बोलता है लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह तेरी तलाश कर रहा हूँ लेकिन मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा है, तू कहाँ फंसा हुआ है, मैं तेरे तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। एंड फीलिंग वेरी मच सोरो, ग्रेट सोरो इन हिज हार्ट, बहुत बड़े दर्द के साथ अपने हृदय में वो दर्द लेकर के वो कहता है कि मैं तेरा तुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसका दुख है, मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुझे उस पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। इस प्रकार की दर्दनाक स्थिति का वर्णन करता है। इट इज ए सिंपैथी टुवर्ड्स द एनिमल्स, मूक जीवों के प्रति, सुंदर जीवों के प्रति एक सहानुभूति भरी पोएम है द स्नेयर। आई होप यू आर आल्सो अफेक्टेड, तुम लोगों पर भी प्रभाव पड़ा होगा इस बात का, तुम इस पे प्रभावित हुए होंगे कि किस प्रकार से दर्दनाक स्थिति उस की हो रही है। एक बार फिर देख लेते हैं स्टीफन को, जेम्स स्टीफन, और उसको धन्यवाद देते हैं कि जीवों के प्रति ऐसी पोएम उन्होंने लिखी है। हो सकता है विश्व में इस पोएम को पढ़ने के बाद जीवों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो। और देखो ये भोला भाला मासूम कुछ नहीं बोल पा रहा है, चुपचाप फंस गया है फंदे में, चीख रहा है बैठा बैठा, उसका पाँव फंदे में फंस गया है। और अब जो शिकारी है वो उसके साथ में जो भी बुरा बर्ताव कर सकता है, एक और उसका साथी फंदे में फंसा हुआ है, एक उसका भोला भाला जो साथी है वो बेचारा विचार कर रहा है कि अब क्या होगा, डर रहा है वो कि किसने फंसा है इसको, एक फंदे में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये वाइट रैबिट जो है फंदे में फंसा है और उसका साथी यहाँ आ गया है एंड ही इज ट्राइंग टू मेक हिम फ्री, बट कैन ही, वो उसको फ्री कर सकता है क्या? नहीं करता। ओनली वी कैन डू इट। केवल जो इंसानियत वाले लोग हैं, जो जीवों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, वो लोग उनको मुक्त कर सकते हैं। इस तरह आज की ये पोएम मैं एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं क्वेश्चंस डालूंगा इसके आगे। धन्यवाद। गुड लक।